लिखिएगा ना, जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, उसी का जहाँ तक कल करा था उसके आगे अगला पॉइंट लिखना है। The gene which can decide the gene which can decide the appearance of an organism the gene which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene, only in the presence of another identical gene, only in the presence of another identical gene is called a recessive gene. Is called a recessive gene. एक्चुअल में हमने ना बार बार हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं वो ब्राउन बालों का और ब्लैक बालों का। तो मैंने ये कहा कि चलिए ब्राउन बालों को अगर हमने डोमिनेटिंग जीन बता दिया कि जो ब्राउन कलर है वो डोमिनेटिंग है और ब्लैक जो है वो बेचारा चुपचाप रिसेसिव है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो चलो अब इसमें हमने मान लिया कि चलिए ब्राउन कलर के बाल दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन डोमिनेटिंग है और ब्लैक रिसेसिव है। तो हमने कहा कि चलिए ये मदर के जीन्स हुए। फिर फादर की बात करते हैं, तो फादर के जो बाल हैं वो भी ब्राउन है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्राउन कलर प्रेजेंट है, उनके जीन है उसमें ब्राउन वाला जीन प्रेजेंट है। तो ब्राउन वाला जीन प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ब्राउन तो डोमिनेट करेगा, उसका तो नेचर है डोमिनेट कर देगा। तो ब्लैक जो है वो बेचारा चुपचाप सप्रेस होकर बैठ जाएगा। ठीक है, अब जो ऑफस्प्रिंग होती है, ऑफस्प्रिंग के अंदर तो मदर के भी जीन्स आएंगे और फादर के भी जीन्स आएंगे, और मदर का कौन सा जीन चला जाए, फादर का कौन सा जीन चला जाए, ये कुछ नहीं पता। तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए मदर में से ब्राउन और फादर में से भी ब्राउन वाला जीन चला गया, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो बच्चा होगा, उसके बाद भी ब्राउन होंगे, क्योंकि ब्राउन तो डोमिनेटिंग है। तो दोनों ही डोमिनेटिंग जीन उसके पास चले गए थे, ब्राउन कलर का दिखाई देगा। अब मान लीजिए मदर में से ब्राउन जीन आ गया और फादर में से ब्लैक जीन आ गया, तो फिर वही बात रह गई कि भाई ब्राउन जीन मदर के पास से आ गया और ब्लैक जीन फादर के पास से आ गया। तो ब्लैक तो बेचारा रिसेसिव जीन है, वो तो चुपचाप पड़ा रहेगा। तो फिर बच्चे के ब्राउन बाल जो है ब्राउन कलर के। ठीक है, और फिर देखिए कि अगर मदर में से ब्लैक जीन आ गया और फादर में से जो है वो ब्राउन जीन आ गया, तो फिर वही है कि ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तो ब्राउन तो डोमिनेटिंग है, तो फिर बच्चे के जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के। ठीक है, और अगर मान लीजिए मदर में से ब्लैक कलर का जीन आ गया और फादर में से ब्लैक कलर का जीन आ गया, बड़ी है ना, तो अब कौन से कलर के बाल होंगे? ब्लैक। तो इसका मतलब ये है कि अगर मदर और फादर दोनों के ब्राउन कलर के बाल हैं तो भी बच्चे के ब्लैक कलर के बाल हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने चांसेस हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ब्राउन कलर के ही बाल होने के चांसेस कितने हो गए? चांसेस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। कितना हो गया? 3/4। और परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट? 4/25 100, और ये हो गया 75%। ठीक है, और एक जो चांस है वो ब्लैक होने का भी है। तो 1/4 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है,
और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एक और बड़ा फेमस एग्जांपल है जीनोटाइप को स्टडी करने का, जीन्स को स्टडी करने का बड़ा फेमस एग्जांपल है टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ठीक है, तो जो टॉल जीन होता है ना, चाहे हम वो एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो जो टॉलनेस वाला जो जीन होता है, वो टॉलनेस वाला जो जीन है वो हमेशा डोमिनेट करता है, हमेशा डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, और जो ड्वार्फनेस यानी कि छोटेपन वाला जो जीन होता है वो हमेशा जो है वो रिसेसिव जीन होता है, शांत पड़ा रहता है वो जीन। तो अगर मान लीजिए मदर भी लंबी है, फादर भी लंबे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो लंबे ही होंगे सब। ठीक है, उसमें 25% चांस ये है कि फादर मदर के लंबा होने के बावजूद भी उनका जो बच्चा होगा वो छोटा भी हो सकता है। 25% चांस है, 75% चांस होते हैं कि वो भी लंबा ही होगा। तो जो नेचर है वो नेचर ये कहता है कि जो वेरिएशंस होती हैं लगातार, जो अलग अलग जनरेशन में जो थोड़ी वेरिएशंस होती जाती हैं, उन वेरिएशंस की स्टडी ये कहती है कि जो ये टॉलनेस वाला जीन है ना, ये टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से जो हेड का साइज़ है ना, जो ह्यूमन बींग्स का, जो हम लोगों का हेड का साइज़ है, ये भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और अगर कभी टाइम मिले गूगल पर सर्च करेंगे तो ये भी बताते हैं कि कुछ मिलियन ईयर्स के बाद जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे सर इतने बड़े होंगे कि हम एलियंस जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, हमारे चेहरे, हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे करके ऐसा चेंज होने वाला है। मतलब वो धीरे धीरे भी करके मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसमें। तो ये जो जीन्स है ना, इस जीन्स का इकट्ठा होना और इस जीन्स का ट्रांसफ़र होना, ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको हम झुठला नहीं सकते। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो हमको किसी ने, हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने बोल दी, ये अपने दादा पर गया है, ये अपने परदादा पर गया है, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। अभी उस चीज़ को प्रूव भी करके देखेंगे कि जब कभी किसी भी कपल का बच्चा पैदा होता है, तो वो जो बच्चा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मदर फादर जैसा हो, वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जैसा भी हो सकता है। मामा। और इसके 50% चांसेस होते हैं। मामा तो मैं नहीं कह सकता, क्या? मामा के बारे में मैं नहीं कह सकता। मम्मी कहते हैं मेरी हरकत देखता मामा जैसी। नहीं, तो वो फिर मम्मी और मामा में सिमिलैरिटी होगी ना। तो ये है कि भाई जब हम ये बोलते हैं कि जब भी कभी इसको अभी हम मैथमेटिकली भी प्रूव करके देखेंगे कि 50% चांस होता है, 50% चांस होता है कि बच्चा अपने मदर या फादर जैसा हो, और 50% चांस ये होता है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसा हो। अब वो दादा दादी पर भी हो सकता है, वो नाना नानी पर भी हो सकता है, उसको अभी प्रूव करके देखेंगे। अच्छा, ये हो गया रिसेसिव जीन। इसके बाद क्या नहीं समझे? उसके बाद हम ये कहेंगे द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ capital letter. The dominant gene is represented by a capital letter and the corresponding recessive gene is represented by the corresponding small letter. Represented by the corresponding small letter. For example, in pea plants, next one लिखेंगे. For example, in pea plants, pea मतलब मटर. For example, in pea plants, the dominant gene for tallness is capital T.
dominant gene for tallness is capital T, and the recessive gene for dwarfness is small t. Is small t. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे GENOTYPE, जीनोटाइप, और इसको अंडरलाइन कर रहे हैं जीनोटाइप. जीनोटाइप shows the genetic constitution of an organism. Shows the genetic constitution genotype shows the genetic constitution of an organism. Full stop. It is always a pair of letters such as always a pair of letters such as capital T, comma capital T small t, or small t small t. capital T small t, or small t small t, where capital T is for हाँ इसी के आगे where capital T is for tallness, small t is for dwarfness, tallness और dwarfness. ये हो गया. इसके बाद लिखेंगे the characteristic or trait which is visible in an organism. Next point. The characteristic or trait which is visible in an organism. The characteristic or trait which is visible in an organism is called its phenotype. Is called its phenotype. तो दो टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट, एक है जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप. जीनोटाइप का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, हम ये कहेंगे जो जीन्स हैं, तो जीन्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जीन्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. तो कैपिटल टी है ना, तो ये पेयर में है. तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो कैपिटल में लिखा जाएगा वो डोमिनेटिंग जीन होगा, डोमिनेंट जीन होगा. डोमिनेंट जीन क्या करता है, दूसरे वाला जो जीन होता है रिसेसिव जीन है उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है, और खुद उभर कर सामने आता है, ठीक है. तो अगर कोई इंसान लंबा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सारे टॉलनेस के ही जीन हैं. उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर वो लंबा दिखाई दे रहा है तो दो चांसेस हो सकते हैं कि उसके अंदर दोनों ही टॉलनेस वाले जीन हों. तो इसका मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक जीन को बाहर उभर कर आना है, ठीक है, तो वो टॉल दिखाई देगा. अब अगर उसके अंदर टॉलनेस वाला और ड्वार्फनेस वाला दोनों जीन्स हैं, एक छोटेपन का भी जीन है और एक लंबेपन का भी जीन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो टॉलनेस वाला जो जीन है
टॉलनेस वाला जीन जो है वो डोमिनेटिंग जीन है, वो डोमिनेट कर रहा है इसको ड्वार्फनेस वाले को, वो सप्रेस कर रहा है इसको। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नली हम देख रहे हैं और वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी के अंदर दोनों ही जीन्स जो हैं वो ड्वार्फनेस वाले हैं, यानी कि छोटेपन वाले दोनों जीन्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। जो सामने वाला दिखाई दे रहा है, अगर कोई दिख रहा है कि हाँ भाई ब्राउन कलर के बाल हैं, तो वो उसका फिनोटाइप है। एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइप, और जो ये जीन्स का कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। समझ गया, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट, ग्रिगोर मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of patterns, to make a systematic study of patterns of inheritance which involve the transfer of characteristics from parents to progeny. The transfer of characteristics from parents to progeny. PROGENY, progeny का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू प्रोजनी। तो ग्रिगोर मेंडल ने क्या करा था, ग्रिगोर मेंडल ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फादर को गुस्सा आता है तो बच्चे को भी गुस्सा आ रहा है ना, फादर को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता तो बच्चा भी एकदम शांत है, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, हंस रहा है, किसी ने कुछ गाली दे दिया कोई बात नहीं, तो मजे ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, हंस रहा है, बहुत कूल है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, और अगर पेरेंट्स से नहीं आ रहे हैं तो समझ जाना ग्रैंड पेरेंट्स से आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरीज़ बड़ी सुनाएंगे, वो स्टोरीज़ ये आपको सुनाएंगे कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ बदमाशी कर रहे हो, तो वो ये नहीं बताएंगे कि हम भी कभी बदमाशी किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो इस वजह से नहीं बताएंगे कि अगर वो बताने लगेंगे तो बच्चे के पास एक बहाना है, दादाजी भी तो ऐसे ही करते थे, मैंने कर दिया तो मुझे भी डांट रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं, तो फिर वो इल्ज़ाम लग जाता है जनरली ग्रैंड पेरेंट्स पर, एकदम से पेरेंट्स से इल्ज़ाम लगा देते हैं आपके लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा है, तो इसलिए वो बताते नहीं है इस तरीके की चीज़ें। और 50-50% चांसेस होते हैं, 50% चांस ये है कि बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स पर जाएगा और 50% चांसेस ये होते हैं कि बच्चा पेरेंट्स पर जाएगा। तो ग्रिगोर मेंडल ही वो पहला साइंटिस्ट था, और ग्रिगोर मेंडल ने ये लेकर चला कि भाई जो शुरुआत हुआ ना, जो मतलब पूरे जो यूनिवर्स की जब स्टार्टिंग हुई और जब इंसान पैदा हुआ, तो उसने कहा कि जब इंसान पैदा हुआ तो उस टाइम ये उसने एज्यूम कर लिया, इसको बोलते हैं इसका क्या बोलते हैं, एजम्पशन जो होती है, एजम्पशन को पोस्टुलेट भी बोल देते हैं। तो उसने ये पोस्टुलेट ली थी, इसने बायोलॉजिस्ट ने, कि ये मानकर चले कि जो मेल था, जो मेल करेक्टर था, एडम और ईव की कहानी सुनी होगी शायद, तो जो मेल करेक्टर था, जो एडम था, उसके बारे में उसने ये बोल दिया कि भाई उसके पास दोनों के दोनों डोमिनेटिंग जीन थे। अब वो उसने किसी तरह से कोई सिस्टमेटिक स्टडी बनाकर ही वो कंक्लूजन पर पहुंचा। उसने कंक्लूजन ये निकाला कि पूरे वर्ल्ड में स्टडी करी, और पूरे वर्ल्ड में स्टडी करके ये देखा, सारे डीएनएस देखे गए और सारे डीएनएस का एक कॉमन कंक्लूजन निकाला। कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ,
तो वो सारे के सारा उसने जो है वो कंक्लूड करके ये निकाला कि भाई कोई ऐसा धर्म वगैरह कुछ था ही नहीं, और शुरुआत में सब के सब बंदर थे, एप्स थे, ठीक है। तो वो एप से धीरे धीरे करके इवॉल्व होकर आए हैं सब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन अब क्या है कि इवोल्यूशन टॉपिक हट चुका है सिलेबस में से, लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। तो इवोल्यूशन में ये भी है कि जो हम अपने घरों में छिपकली देख रहे हैं ना, तो ये भी शायद कुछ मॉडिफाइड फॉर्म डायनासोर की है, ठीक। तो ये कहा जाता था कि भाई जो छिपकली थी, छिपकली भी जब शुरुआत में थी तो शुरुआत में उसके पंख थे वो हवा में उड़ती थी, और वो उसके आगे वाले जो लिम्स थे और पीछे वाले लिम्स थे उससे स्किन जुड़ी हुई थी और वो उसकी हेल्प से उड़ती थी। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उसके जो पंख थे वो धीरे धीरे छोटे होते चले गए, और वो छोटे होते चले गए क्योंकि समय के साथ साथ वेरिएशन होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो टाइम है वो ये भी था, अगर आप कभी ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखेंगे और ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स के फिल्म स्टार्स के नाम देखेंगे, आप उनके गूगल पर हाइट वगैरह डालकर देखिए, तो उनकी हाइट आएगी ऐसी 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, मतलब 5 फुट 7 इंच पर ये लिखा हुआ होगा किसी मेल के बारे में कि ही वाज अ वेरी हैंडसम हंक, और ये वो फलाना ठिकाना, वो सब लिखा होगा। अभी 5 फुट 7 इंच आजकल एवरेज से भी कमी हाइट होती है, ठीक है। आजकल 6 फुट बड़ी कॉमन हाइट हो रखी है, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि ये वेरिएशन समय के साथ साथ होते रहते हैं। तो इवोल्यूशन ये हुआ कि भाई हम शुरुआत हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सब एप्स थे, और एप से धीरे धीरे आते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और न जाने कितनी जो प्रोजनी है उसमें वन बाई वन ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिल्में तो उल्टी सीधी बनती है ना, ढंग की फिल्में तो बनती नहीं। तो अगर अरे अब क्या पहले भी नहीं बनती थी, सब बेकार है सर। तीसरी पसंद है मैंने नहीं देखी। तो अब आप ये देखिएगा कि उसमें अरे ये एक बात बताइए, चलो अब इस तरीके की बात कर रहे हो, एक बात बताओ, फिल्म में ये दिखाते हैं कि मतलब घरों में अगर आप सीखेंगे ना कुछ भी, अच्छा मैं अपने ज़माने की फिल्म बताता हूँ क्योंकि आजकल मैं कोई फिल्म देखता हूँ, ज़्यादा नहीं देखता। पहले जो मैं देखा करता था उसमें ये था, खास तौर पर जो आपकी एज है, आपकी एज में फिल्म देखने का बड़ा मन करता है, पता नहीं आपका करता है नहीं, मेरा करता था। तो क्या था कि हमें घर पर ये सिखाते थे बेटा पढ़ाई करो, है ना, और अपना करियर बना लो। 10th क्लास है, ये जो 10th क्लास है ना, यही आगे आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली क्लास यही है। हम वही सब सुनते रहे, हम आसपास भी यही देखते रहे, लेकिन फिर जब मन होता था फिल्म देखने जाने का, फिल्म देखने जाते थे, वहाँ पर ये दिखाई देता था पढ़ाई नाम की कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है। और ये कहा जाता था, न्यूज़पेपर में खबरें आती थी कि जो ये सिनेमा है ये हमारे समाज का आईना है ना, समाज से ही कहानियाँ हम निकालते हैं और उसको मोती की तरह पिरोते चले जाते हैं फिल्म के अंदर। अब तुमने क्या मोती की तरह पिरोया है अभी? हम जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर दिखा रहे हैं मोहब्बतें में स्कूल ऐसा दिखा रहे हैं कि वहाँ बैठा हुआ हीरो जो है गिटार वायलिन बजा रहा है, ठीक है ना, और पत्ते उड़ते हुए आ रहे हैं और बस कहानी सुना रहा है वो कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, है ना, और फिर गाना शुरू हो गया, 10-12 पीछे से आ गए, उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, है ना। और ये फिल्म ऐसी थी, ये फिल्म सुपर डुपर हिट, सिल्वर जुबली, पता नहीं इसमें क्या था इस फिल्म में, बिल्कुल महाकचरा फिल्म। वहीं एक फिल्म आई थी सरफरोश, अगर आपने शायद देखी भी नहीं होगी, 2000 में आई थी। तो वहाँ पर वो फिल्म इंस्पायरिंग फिल्म थी, वो फिल्म देखनी चाहिए। आज भी देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ये लाल सिंह चड्ढा आई थी ना आमिर खान की, तो ये तो कचरा बनाया है इसने, पी के भी कचरा बनाया था, ठीक है, लेकिन वो फिल्में उसने अच्छी भी बनाई थी। आप सरफरोश देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ यार, पढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है वो फिल्म। उसमें दिखा रहे हैं कि उसके फादर बड़े ईमानदार थे और वो उनको आतंकवादी जो है उठाकर ले जाते हैं, उनके गर्दन तोड़ देते हैं, तो वो जिंदा लाश की तरह पड़े रहते हैं। तो वो वहाँ से ये नहीं सोचता कि मैं आतंकवादी बनूंगा, गन उठा लूँगा जाकर, वो पढ़ना शुरू करता है, कहता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, वो बनता है। और फिर जो है फिर उसकी स्ट्रगल दिखाते हैं। तो वो जो चीज़ थी वो इंस्पायर करती है, बाकी तो सब कबाड़ा ही बनता है यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कभी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो महाराणा प्रताप पर डॉक्यूमेंट्री देखना। महाराणा प्रताप के बारे में शायद कम सुना होगा आपने, हिस्ट्री के हमारी बुक्स में भी नहीं है, ठीक है। तो वो अकेला बंदा अकबर से भिड़ गया था, अकेला बंदा था, और उसकी सेना भी बहुत बड़ी नहीं थी, भाई ने धोखा दे दिया था, तो सेना भी उसकी बहुत कम रह गई थी, अकेला भिड़ गया था। तो सोच लो क्या था वो आदमी, और वो क्या था, वो ऐसा था कि उसके बारे में बताया नहीं जाता। आने वाले टाइम में अगर कोई फिल्म बनी तो पता चलेगा, डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर डालकर देखेंगे तो नींद में भी उठकर बैठ जाओगे आप। मतलब ये बताते थे कि जो उसकी मदर थी, उसकी मदर को सब सिंघनी ही बुलाते थे क्योंकि वो इतनी बहादुर थी। और जब वो पैदा हुए तो ये कहा गया, राजस्थान में, मेवाड़ में बड़ी प्रचलित है ये कहावत कि सिंघनी ने सिंह को जन्म दिया है, वो सिंह ही था,
अब सिंह कैसा था, ये 7 फुट तो हाइट और लंबा चौड़ा, तो क्या मतलब ज़बरदस्त जीन्स रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा हाइट कि आदमी आराम कर रहा है तो मुगलों की सेना ने घेर लिया और 10-12 बंदे मिलकर खींच कर लेकर गए ढाल को, क्योंकि उनसे ढाल नहीं खींच रही थी वो, जो एक आदमी अपने एक हाथ से उठाता था वो ढाल नहीं खींच रही थी। अब वो जब ढाल खींची तो लोहे के रगड़ की आवाज़ आई, आवाज़ से आग खुल गई और खाई थी बराबर में, उन्होंने फटाफट धक्का देकर ढाल को खाई से नीचे गिरा दिया। तो उस आदमी ने, और ये दुनिया के 501 अजूबों में से एक है, मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ, और ये जो महाराणा प्रताप का म्यूजियम है ना मेवाड़ में, वहाँ लिखा हुआ है, तो उसने किले का दरवाज़ा उखाड़ कर ना और 100 से भी ज़्यादा की सेना को खदेड़ दिया था अकेले उस आदमी ने। अब उसकी अगर हम सरनेम की बात करते हैं, उसका तो नहीं कहना चाहिए, उनका कहना चाहिए, उनके सरनेम की बात करते हो तो उनका सरनेम था सिसोदिया। ठीक है, तो सिसोदिया क्या हो गया, ये एक तरह से जैसे आपने सुना होगा गोत्र होता है। ठीक है, तो सिसोदिया, अब सिसोदिया के वंश की हम बात करते हैं तो हम वंश से वहाँ से, और महाराणा प्रताप कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, ये 1500 या शायद 1600, हम तो 21वीं सदी में, वो 15वीं सदी की कहानी है। तो वहाँ से अगर हम देखते हैं तो सिसोदिया आज भी है। हो सकता है आप अपने स्कूल में देखें तो आपके स्कूल में किसी बच्चे का नाम सरनेम सिसोदिया हो, तो क्या वो 7 फुट का है? नहीं है। तो ये वेरिएशन भी है, और ऐसा हो सकता है कि आने वाली जो उनकी नस्ल हो उसमें कहीं ना कहीं रिसेसिव जीन आ रहे हों, और वो आने वाली किसी ऑफस्प्रिंग में रिफ्लेक्ट कर जाएं। खली के माँ बाप इतने लंबे नहीं हैं जितना लंबा चौड़ा वो है कि पूरे वर्ल्ड में नाम कमा लिया उसने, तो ये कहा नहीं जा सकता। और हम लोग आज भी हंसी मजाक अब नॉर्मल है, चला तो जाता नहीं इससे, क्या इतनी बड़ी हाइट का क्या करेगा, पैंट शर्ट तो मिलते नहीं होंगे इसके साइज़ के, है ना। तो हम इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये जो कहानी है ना सारी, ये सारी की सारी डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन की कहानी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कब कौन से आपके जो ग्रेट एंसेस्टर्स हैं उनके जीन्स जो हैं वो बड़े टाइम से रिसेसिव जीन वो दबे हुए आ रहे थे और वो कब निकल जाए बाहर, ठीक है, और वो फिर फिनोटाइप की तरह दिखाई दें। तो ऐसी जो चीज़ें अभी तक तो खैर कहा जाता था कि मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको कुछ अभी एक चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ होती है। और आप ये देखिएगा कि जब हम ये कहते हैं ना कि जनरेशन टू जनरेशन, अब मैं तो इतनी पुरानी बात पर चला गया, अब अगर हम अपने सिलेबस पर आ जाते हैं तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस ये कहता है कि हमें जो जनरेशन स्टडी करनी है वो 3 करनी है। वो पहली जनरेशन को बायोलॉजिकल टर्म में बोल देते हैं पेरेंटल जनरेशन, दूसरी जनरेशन को बोल देते हैं F1 जनरेशन, और तीसरी जनरेशन को बोल देते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, अभी पेरेंटल जनरेशन का मतलब आप कोरिलेट करके चलना, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी, फिर उनके क्रॉस से दादा दादी के क्रॉस से पापा हुए, और नाना नानी के क्रॉस से मम्मी हुई, मम्मी पापा के क्रॉस से हम हो गए, तो हम F2 जनरेशन है। तो जो पेरेंटल जनरेशन है वो हो गए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर जो उनके बाद जो अगली जनरेशन आई वो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन आ गई, और फिर उसके बाद जो हम पैदा हुए वो F2 जनरेशन हो गई। तो पेरेंटल, F1, F2, 3 करनी है जनरेशन बस, अब उससे पीछे नहीं जाना, उससे आगे नहीं जाना। तो अब मैं इस पर आता हूँ, ये जो पेरेंट्स हैं और प्रोजनी है, प्रोजनी का मतलब जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है। तो ग्रिगोर मेंडल ने क्या करा, ग्रिगोर मेंडल ने 2 लॉज बताए। एक लॉ जो अभी बताऊंगा मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, और आप ये समझिएगा कि जो केस स्टडी आती है ना, वो केस स्टडी हर साल इसी में से आती है। बायोलॉजी की केस स्टडी 5 नंबर की इसी में से आती है। वो पहले पूरे एक पैराग्राफ में समझाएंगे कि मदर के बालों का कलर ये है ना, मदर की आइज़ का कलर ये है, जो उनका बच्चा है उसकी आइज़ का कलर ये है। तो वहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगाना है कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव जीन है। ठीक है, हालांकि मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में वो बता देते हैं कि आपको इसको डोमिनेटिंग लेना है और इस वाले जीन को रिसेसिव लेना है। तो देखिएगा इसमें रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स लिखिएगा, रूल्स फॉर inheritance of traits. Rules for inheritance of traits. दो रूल्स होते हैं,
एक होता है कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे और एक होता है डबल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। सिंगल वाले को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब हम अपनी पुश्तों से हम क्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस and the monohybrid inheritance and the law of segregation। अब इसमें देखिएगा सेग्रीगेशन मतलब सबको अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। पार्टीशन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। यहाँ पर लिखिएगा टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, और इसका जो जीनोटाइप है वो लिखना कैपिटल टी, ठीक है। मतलब इसके जो जीन्स हैं वो दोनों मतलब डोमिनेटिंग जीन है, तो वो लंबा ही दिखाई देगा। फिर इधर एक छोटा प्लांट बना लेना, तो छोटे के अंदर जो जीन्स हैं वो छोटे ही हैं, दोनों ही छोटे छोटे जीन्स हैं। ये हो गया ड्वार्फ प्लांट। अब इनका क्रॉस कराया गया। क्रॉस कैसे कराया गया कि भाई आपने एक बड इसमें से काट के निकाला, एक बड इसमें से काट कर निकाला, और इस तरह से काट कर निकाला कि एक का बड ऐसे होगा, ऐसे, और दूसरे का बड ऐसे होगा। मतलब एक को इस तरह से काटा, एक को इस तरह से काटा, और दोनों को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करके आपने एक कॉटन के कपड़े से लपेट कर उसको रख दिया। लपेट कर रखने के बाद में माली लोग करते हैं ये अपने। कौन सा मेथड था? बडिंग नहीं, बडिंग नहीं है एक्चुअली, क्राफ्टिंग है ना। बडिंग वाले में तो एक बड निकल के अलग निकालते हैं, तो इसको ज्वाइन करके और आपने मिट्टी में लगा दिया, ठीक। तो ये होता है इनका क्रॉस। तो हमने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करा दिया, और जो टॉल लिया है उसके दोनों जीन्स कैपिटल टी, जो स्मॉल लिया है उसके दोनों जीन्स स्मॉल टी, ये लेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस। क्या आउटपुट आएगा वो देखिएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ लिखिए F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑल टॉल प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स। तो आप ये देखिएगा कि ऐसा कैसे हुआ। क्या मदर के फिनोटाइप का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मदर तो छोटी दिखती हैं, फादर लंबे दिखते हैं, तो बच्चे सारे के सारे लंबे ही हो गए, ठीक है, क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हम ये कहेंगे कि हाँ
कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर जीनोटाइप ये है तो किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक ना मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी। मैट्रिक्स क्या है, इधर लिखो कैपिटल टी, इधर लिखो स्मॉल टी। ठीक है, तो ये एक प्लांट के जीन तो इधर लिख लेंगे, कैपिटल टी को स्प्लिट करके लिख लो, कैपिटल टी अलग, कैपिटल टी अलग। ऐसे ही स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट के जो जीन्स हैं इनको भी स्प्लिट करके लिख लो, स्मॉल टी। तो कौन सा जीन किसके साथ कंबाइन होगा, इसके 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। कैपिटल टी कंबाइन हो जाए स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी कंबाइन हो जाए स्मॉल टी के साथ, अगेन ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन ये कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ गए? पहले इसका कॉम्बिनेशन, इस वाले का कॉम्बिनेशन इसके साथ करा, इसके साथ करा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करा, इसके साथ करा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टी जो है, कैपिटल हम रिप्रेजेंट ही उसको करते हैं जो लंबेपन के लिए होता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर वाला जीन ही हमारा डोमिनेटिंग जीन है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सारे के सारे सबके अंदर ड्वार्फनेस का जीन गया, सबके अंदर गया, लेकिन साथ साथ टॉलनेस का जीन भी चला गया। तो टॉलनेस का जीन तो ड्वार्फनेस वाले को सप्रेस कर देगा। तो इसका मतलब सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो लंबे सब टॉल प्लांट्स ही होंगे। तो इसका मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन में हम जो दादा दादी थे, नाना नानी थे, तो उनके सबके बच्चे सब लंबे सबके सब लंबे पैदा हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उनकी यही वाली जीनोटाइप मानकर चले, ये हमारा एजम्पशन था। ठीक है, तो दिस वाज पेरेंटल क्रॉस, दिस वाज F1 जनरेशन। अब बात करते हैं F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन यानी कि पेरेंट्स का क्रॉस। तो उसको देखिएगा कैसे होगा। ये जो F1 जनरेशन है, तो पूरी जनरेशन में आप किसी को भी उठा लीजिए, मेल को ले लीजिए, फीमेल को ले लीजिए, तो उनका जीनोटाइप क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा, ये था पेरेंटल क्रॉस का आउटपुट क्या हुआ F1 जनरेशन। अब करेंगे F1 क्रॉस, तो F1 क्रॉस का आउटपुट क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन। ठीक है, अच्छा F इज फॉर फिलियल, कोने में कहीं लिख लेना, F इज फॉर फिलियल। ये जनरेशन के लिए कोई मतलब पता नहीं, ग्रीक अल्फाबेट है, लैटिन है, मुझे मालूम नहीं कौन सा। F इज फॉर फिलियल। जो हम F1 लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला 1 रेस वाला नहीं है। ठीक है, तो ये F इज फॉर फिलियल। अब आगे करते हैं। ये वाला मिटा रहा हूँ इधर से। अब देखिएगा, अब मैं करूँगा F1 क्रॉस, F1 क्रॉस। F1 क्रॉस का मतलब क्या है कि भाई पूरी की पूरी जो F1 जनरेशन है, उसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सबके जीनोटाइप ऐसे ही हैं। तो उठा लो जी किसी को भी। हमने ये कहा इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी। मदर का भी कैपिटल टी स्मॉल टी, फादर का भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्हें स्प्लिट करके लिख लो। इधर मदर का है तो यहाँ लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर फादर का है तो इसको भी स्प्लिट करके कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके कॉम्बिनेशन देखिए, कैपिटल टी लॉन्ग प्रोजनी, टॉल प्रोजनी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन टॉल वाला जीन है इसके अंदर। ठीक है, तो टॉल प्रोजनी, स्मॉल टी कैपिटल टी। हमेशा लिखते ऐसे हैं कि कैपिटल वाला टर्म पहले लिखा जाता है, स्मॉल वाला बाद में। आप अगर देख रहे हो कि स्मॉल टी कैपिटल टी ऐसे बन रहा है सीक्वेंस, लेकिन उसको लिखते ऐसे हैं कि कैपिटल पहले और स्मॉल बाद में, तरीका है। और स्मॉल टी तो भाई एक चांस ऐसा है F1 जनरेशन में सारे के सारे लंबे हैं, लेकिन एक चांस ऐसा है कि जो प्रोजनी है वो शॉर्ट भी रह सकती है।
एक चांस ऐसा भी है तो 25%, भाई 4 में से एक है ना, तो 1/4 इंटू 100% तो 25% चांस ये हो गया। ठीक, तो इसका डायग्राम बना लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है आपको। F1 क्रॉस लूँगा तो F1 क्रॉस में दोनों प्लांट्स आपको लंबे वाले दिखा देंगे। अरे ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। ठीक है, क्या ऑनलाइन वाला कह रहा है सर हमारी फीस सर पे कुछ अच्छा, तो सिल्वर का है आज बड़ी शांति है बैच में। सर वही है बस आपकी जाए हम बात ही नहीं करते। अच्छा बच्चे क्लास में उसका आगे भाई यार बता रहा था। अच्छा तो क्लास बंद करके बाहर चले गए फिर आए बाहर आके फोन करने वाले तुम भी ट्रिप पर गए हुए थे क्या? हमारे स्कूल की ट्रिप गई थी ना मनाली, 4-5 दिन बाद आई उसकी कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन है ना, F1 क्रॉस, तो F1 में से ले रहे हैं हम कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस होगा चार प्लांट्स बनाएंगे। तो ये कैपिटल टी वाला, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और एक सर ये चैप्टर कितने दिन चलेगा? क्या चीज़, चैप्टर कितने दिन चलेगा? ये तो कल खत्म है अच्छा और क्या, वैसे शुरू भी कल ही हुआ था ये। हाँ ठीक है जी, तो जरा देख लीजिए जो बायोलॉजिकल फैक्ट की बात कर रहा था मैं, क्या इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद हाँ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जरा देखिएगा भाई, ये वाला जो जीन है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मदर का जीन क्या था, मदर और फादर सब F1 जनरेशन के हैं, ठीक है। तो मदर का जीन, फादर का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 4 में से 2 तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हो गए। इसका मतलब 4 में से 2 चांस, 4 में से 2 मतलब 50% चांस ये है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पर जाएगा, पेरेंट्स जैसा होगा। ये किसका जीन है, कैपिटल टी, ये या तो दादाजी का है या नाना जी का है, ठीक है। स्मॉल टी या तो दादी का है या नानी का है। इसका मतलब क्या है कि भाई 50% चांस ये है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर जाएगा, ठीक है। तो ये 50% के चांस होते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में और जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं बड़ी सिमिलैरिटी होती है, आदतों में सिमिलैरिटी होती है, बोलने के तरीके में सिमिलैरिटी होती है, और फ्रेंडशिप भी सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन में ही होती है, ठीक है। पेरेंट्स तो डांटते ही रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बचाते रहते हैं, मेरा घर में क्या वहाँ वो भी शुरू हो जाते हैं, मतलब चारों तरफ से कहीं बचाव नहीं है, 3 तरफ से। ज़्यादा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ब्लेसिंग्स तो नहीं। और यहाँ पर बेटा होता है अम्मा, क्या चीज़? अम्मा कहती है, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते। अच्छा बोलता है, चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद मोनो हाइब्रिड के बाद में जो अगला आएगा वो आएगा डाई हाइब्रिड। है टाइम करना 5 मिनट 4 आज फिर इतना ही करना है, ठीक है।
ओके